देखिए आज अपन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को शुरू करेंगे। ये 1974 का इसका अधिनियम संख्यांक याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अधिनियम संख्यांक केवल 2 है इसका, 1974 का। 1974 का अधिनियम संख्यांक कितना है? 2। ये भी याद रखना है। इस अधिनियम को 25 जनवरी 1974 को क्या हुआ? राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, राष्ट्रपति की। ये तो आपको पता ही होगा, बैरक में भी लिखा हुआ है। तो 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और अधिनियम संख्यांक है 2। ये आपको याद रखना है, इसका अधिनियम संख्यांक है 2, 1974 का, दूसरे नंबर का। ठीक है। और ये लागू क्या कब हुआ? 1 अप्रैल 1974। 1 अप्रैल 1974 को ये क्या हुआ? लागू हुआ, प्रवर्त हुआ। अप्रैल के प्रथम दिन। नीचे लिखा भी है, इसमें क्लियर लिखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको याद करना है बस। ये सब लिखे हुए हैं, ये भी डेट भी दी है, ये भी दी है ना, ये भी दिया है, सब दिया है। तो ये क्या है, आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुआ। ये क्या है? प्रक्रिया विधि है। दंड प्रक्रिया संहिता जो होती है उसकी प्रक्रिया विधि है। जब दंड जैसे आईपीसी वगैरह हुआ, उसमें जो प्रोविजन कर दिए जाते हैं उनको कैसे प्रवर्तन में लाए, उनका प्रवर्तन कैसे करेंगे, उनको लागू कैसे करेंगे, तो एक प्रोसीजर की जरूरत होती है। तो वो प्रोसीजर है। जैसे सिविल मामलों में सीपीसी होता है, वैसे ही दंडिक मामलों में सीआरपीसी होता है। ठीक, देखिए अब इसका अध्याय पहला अपन शुरू करेंगे आज। अध्याय 1 प्रारंभिक है। अध्याय 1 प्रारंभिक बताया गया है, छोटी छोटी चीजें। देखिए क्या कहता है ये। सबसे पहला जो सेक्शन है इसका नाम वगैरह के बारे में बताता है। इसका नाम वगैरह क्या होगा, इसका इस संहिता का नाम, तो इसका नाम क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो है इसका फुल नाम। लागू कहाँ होगा? संपूर्ण भारत पे। कहाँ लागू होगा? संपूर्ण भारत पे ये लागू होती है। कहाँ लागू होती है? संपूर्ण भारत पे लागू होती है। परंतु, परंतु भी है, लेकिन परंतु भी है, संपूर्ण भारत पे लागू होती है, लेकिन 2 अपवाद भी हैं इसके। एक तो नागालैंड राज्य लिखा है इसमें, ये याद रखना आपको, नागालैंड राज्य। दूसरा है इसका अपवाद जनजाति क्षेत्र। क्षेत्र उसमें लिखा है लागू नहीं होंगे। तो कहाँ कहाँ लागू नहीं होते ये स्पेशल एक परंतु मान लीजिए कि संपूर्ण भारत पे तो लागू होती है, लेकिन उन संपूर्ण भारत में भी ये नागालैंड राज्य पे लागू नहीं होती। और वहाँ के जो जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, उन पर भी ये लागू नहीं होती। तो ये इसके अपवाद मान लीजिए आप, है ना। कुछ अपवाद है, लागू तो संपूर्ण भारत पे, लेकिन ये अपवादों में आते हैं। नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों को ये लागू नहीं होती। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे वहां की, नागालैंड वगैरह की, तो वो अपने राज्य में इसको लागू करा सकते हैं। ऐसा प्रोविजन किया कि अगर राज्य सरकार चाहे, वहां की राज्य सरकार अगर बोल देती है और उसको लगता है कि सीआरपीसी के प्रोविजन लागू होने चाहिए, तो वो लागू करा सकते हैं। ठीक है, तो सीआरपीसी के प्रोविजन लागू कराए जा सकते हैं। और इसमें क्या याद रखना है आपको? बस बाकी और कुछ याद नहीं रखना। तो आपको याद रखना है कि संपूर्ण भारत में ये लागू होता है, केवल नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होता है। लेकिन अगर वहां की सरकार चाहती है तो फिर लागू कराया जा सकता है। एक चीज और कल मैंने देखा ग्रुप में वो बहस कर रही थी, तो सीआरपीसी जो है आपका, कौन से सीआरपीसी के संशोधन का कुछ चल रहा था। तो सीआरपीसी में संशोधन कौन कौन कर सकता है? केंद्र भी कर सकता है और राज्य भी कर सकता है, ये याद रखें आप। केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं। आपने देखे होंगे स्टेट कमिटमेंट भी होते हैं इसमें। केंद्र तो होते ही है, स्टेट के भी होते हैं। ज्यादा डीप भी जाने की जरूरत नहीं है। कैसा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय होता है? किस सूची का विषय होता है? समवर्ती सूची का विषय होता है। हाँ जी बोलिए।
हाँ सर, समवर्ती में तो केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकती ना। हाँ हाँ, दोनों बना सकते हैं। तो ये संवर्ती सूची का ना केवल जे सीपीसी भी संवर्ती सूची का विषय, इसके साथ ये भी याद रखें, सीपीसी भी संवर्ती सूची का विषय है, उसमें भी केंद्र बना सकता है, राज्य बना सकता है। यहाँ तक कि सीपीसी के जो रूलिंग होते हैं उसमें तो हाई कोर्ट भी बना सकता है, रूलिंग में जो रूल्स हैं उसमें हाई कोर्ट भी कर सकता है। नियमों में केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं, जो सेक्शन दिए गए हैं उसमें केंद्र और राज्य कर सकते हैं, और जो रूल्स हैं उसमें तीनों के तीनों कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सीपीसी भी काय का विषय है, संवर्ती सूची का विषय, और जे भी काय का विषय है, संवर्ती सूची का विषय है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों। उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि 438 जो इसकी धारा है अग्रिम जमानत की, वो यूपी में लागू नहीं होती, यूपी में लागू नहीं होती। अग्रिम जमानत के जो प्रोविजन है वहां की गवर्नमेंट ने कर रखा है, तो वहां 438 के प्रोविजन लागू नहीं होते, अपने यहाँ होते हैं। तो स्टेट और क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के दोनों इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसका सेक्शन 2 देखिए, परिभाषाएं हैं इसके सेक्शन 2 में, परिभाषाएं। सेक्शन 2 में जो है परिभाषाएं दी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, इसकी परिभाषाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहली जो परिभाषा 2A, 2A जो परिभाषा दी गई है, जमानती और अजमानती दोनों की दी गई है। जमानती अपराध और अजमानती अपराध कौन से होते हैं, इसमें लिखा है जमानती अपराध, अपराध और अजमानती दोनों की परिभाषा दी गई है। तो 2A पहले तो याद रखना है कि काय काय की परिभाषा दी, जमानती और अजमानती दोनों की परिभाषा दी गई है। तो देखिए क्या कहता है, इसमें लिखा है जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है, और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। सिंपल सी परिभाषा है कि जमानती अपराध कौन सा है, जो फर्स्ट शेड्यूल प्रथम सूची, सूची अकेला लिखा है अनुसूची, तो प्रथम सूची कौन सी जो इसमें दी गई है, पीछे एक सूची दी गई जिसमें लिखा है कौन से अपराध जमानती होंगे कौन से अजमानती होंगे, तो जमानती है कि नहीं है वो सूची में लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि कौन से अपराध जमानती हैं, जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाए गए, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, या फिर अन्य विधि के द्वारा जमानती बनाए गए। तत्समय प्रवृत्त मतलब उस समय जो विधि लागू है उसके अनुसार, अन्य विधियां भी होती है ना, तो सीआरपीसी केवल आईपीसी पे तो लागू नहीं होती, और भी विधियां, सबका प्रोसीजर इसी के थ्रू होता है। तो ये कह रहा है अन्य विधि, अन्य विधि में किसी अपराध को अगर जमानती बनाया गया तो ऐसे अपराध। तो दो तरीके के अपराध जमानती हैं, या तो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया हो जिन्हें जमानती, या अन्य कोई विधि है उसके अधीन उसको जमानती बनाया गया, ऐसे अपराध क्या कहलाते हैं, जमानती अपराध कहलाते हैं। और अजमानती अपराध कौन से होते हैं, जो अपराध जमानती अपराध नहीं होते हैं वो अपराध कौन से अपराध कहलाते हैं, वो अपराध अजमानती अपराध। सिंपल सी परिभाषा अजमानती अपराध की अगर कोई पूछे आपसे कि अजमानती अपराध कौन से होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो अपराध जमानती नहीं होते हैं वो अपराध कौन से होते हैं, वो अपराध अजमानती अपराध कहलाते हैं। ये आपको कहना है। अगर कोई पूछता है आपसे जमानती अपराध पूछेगा तो आप परिभाषा ही सुना दोगे कि साहब जो फर्स्ट शेड्यूल में जमानती बनाए गए हैं या अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त जो विधि है उसके अनुसार उसे जमानती बनाया गया है, ऐसे अपराध जमानती होते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि अजमानती अपराध कौन से होते हैं, तो सीधा सीधा इसका उल्टा बोलना है कि ऐसे अपराध जो जमानती नहीं होते हैं अजमानती अपराध की परिभाषा में आते हैं या अजमानती अपराध कहलाते हैं। ठीक है, तो जमानती अपराध कौन से हैं, जो जमानती नहीं है वो अजमानती, जो अपराध जमानती नहीं होते वो अपराध अजमानती अपराध की श्रेणी में आते। सिंपल की परिभाषा है 2A, तो याद रखना ये आप। 2B की परिभाषा जो है वो आरोप की बताया गया है, आरोप, आरोप के बारे में बताया गया कि आरोप क्या होते हैं। हालांकि आरोप की इसमें कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई, केवल प्रकार बताए गए। देखिए ये क्या कहता है, आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष आता है, तो ये आरोप की जो शीर्ष की बात कर रहा है, ये परिभाषा नहीं बता रहा है कि आरोप क्या है, केवल ये कह रहा है कि आरोप एक शीर्ष का भी हो सकता है और एक से अधिक शीर्ष का भी हो सकता है। पीछे इसके शेड्यूल दे रखे हैं, आप समझ जाओगे शीर्ष क्या होते हैं। एक धारा के लगा के उसमें एक अपराध होता है, जो अपराध तो अलग अलग शीर्ष के हो सकते हैं, तो एक शीर्ष के भी हो सकते हैं, दो शीर्ष के भी, एक से अधिक शीर्ष के भी हो सकते हैं। इसमें देखा ना, एक से आरोप, जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष आता है, तो ये प्रकार बता रहा है एक तरीके से आरोप का।
आरोप का ये प्रकार बता रहा है, आरोप की एक तरीके से परिभाषा इसने डिफाइन नहीं की कि आरोप है क्या है, केवल ये कह रहा है कि भैया आरोप क्या है, एक शीर्षी भी हो सकते हैं, दो शीर्षी या दो से अधिक शीर्षी भी हो सकते हैं, है ना। सिंगल वाले भी इसमें पीछे शेड्यूल आप देखोगे तो आरोपों का जो दे रखा है उसमें एक शीर्ष की और दो शीर्ष के दोनों के उदाहरण दे रखे हैं, आप उनको देख के समझ सकते हो कि एक शीर्ष क्या होता है और दो शीर्ष के क्या होते हैं, तो उसको आप शेड्यूल में देख सकते हो, सेकंड शेड्यूल में उसमें दे रखा है इसके उदाहरण। अब आरोप होता क्या, अगर अपन समझें सिंपली भाषा में कि भैया आरोप क्या है, आरोप क्या है, दोषारोपण है अभियुक्त के विरुद्ध। अभियुक्त के विरुद्ध क्या है आरोप, अभियुक्त के विरुद्ध दोषारोपण है, काय का दोषारोपण, अपराध का दोषारोपण है, अपराध का क्या है, दोषारोपण है। आरोप क्या होता है, किसी अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का दोषारोपण है कि उसने कब कहाँ कैसे किसी अपराध को कारित किया, मतलब कब कहाँ कब किया, कैसे किया, और कहाँ किया, इसके बारे में जानकारी भी होती है इसमें। तो एक तरीके से आरोप क्या होता है, आरोप जो होता है कि अपराध के बारे में, जो अपराध अभियुक्त ने किया है उसके बारे में उसको जानकारी दी जाती है कि आपने कौन सा अपराध किया है, कितने बजे किया है, किस समय किया है, कहाँ किया है और किस धारा से आप दंडनीय है। तो अपराध क्या है, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का दोषारोपण होता है। अपराध वो क्या कहते हैं, आरोप। अगर आपसे कोई पूछे आरोप क्या है, आरोप अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का दोषारोपण है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसने कौन सा अपराध किया है, कब किया और कैसे किया है ना। तो इसके बारे में उसे जानकारी दी जाती, जानकारी क्यों दी जाती, ताकि वो अपना बचाव रख सके। जब आप उस पर दोषारोपण करोगे कि फलाना अपराध आपने किया, फलानी जगह आपने किया है, इतना बजे किया है और इस तरीके से किया है, तब वो उसमें बचाव पेश करेगा ना। तो इस वजह से आरोप लगाए जाते हैं ताकि जो भी अभियुक्त है अपना बचाव कर सके, उसे जानकारी देना है। एक तरीके से आरोप क्या है, अभियुक्त को उसके अपराध की जानकारी देना है ताकि वो क्या कर सके, अपनी प्रतिरक्षा कर सके, उचित प्रतिरक्षा कर सके। अगर आपको पता ही नहीं है कि भैया आपने क्या करा है, आपको पकड़ के ले जाए पुलिस और बताया ही नहीं भैया, न्यायालय बताया ही नहीं आपको कि भैया आपने क्या, तो क्या बचाव करोगे आप? आपको बताया जाएगा ना कि आप पे आरोप लगाया जाएगा ना, दोषारोपण किया जाएगा ना कि फलाना फलाना बात कर रहे हैं, आपने फलाना फलाना अपराध किया है। जब वो अपराध आपने किया है, कब किया है, कैसे किया, उसमें सारी डिटेल रहता है, तो फिर आप उसमें बचाव तर्क पेश करोगे अपने कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है ना। तो आरोप क्या है, दोषारोपण है, इतना याद रखिए। आरोप क्या है, दोषारोपण है। काय के बारे में दोषारोपण है कि अभियुक्त ने फलाना अपराध कारित किया है, तो उसके बारे में दोषारोपण होता है। ठीक है, अब देखो टूसी की परिभाषा देखिए, टूसी क्या कहता है। टूसी कहता है संज्ञेय अपराध। टूसी कहता है संज्ञेय अपराध। जे आरोप अपराधों को भी दो तरीके से बांटा जाता है, गंभीरता की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। एक होते संज्ञेय और एक होते हैं असंज्ञेय। अपराधों को किस हिसाब से बांटा गया है, ये उसकी गंभीरता के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है, एक होते संज्ञेय और एक होते असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध थोड़े गंभीर किस्म के होते हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई किया जाना आवश्यक होता है। संज्ञेय अपराध कैसे अपराध होते हैं, जिनमें तुरंत कार्रवाई किया जाना आवश्यक होता है, ऐसे अपराध क्या कहलाते हैं, संज्ञेय अपराध कहलाते हैं, जिनमें तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है, ऐसे अपराध क्या कहलाते हैं, संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। ठीक है, तो अपराधों को क्या कहते हैं, अन्वेषण की दृष्टि से कह सकते हैं। अन्वेषण की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। अन्वेषण की दृष्टि से अपराध को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। एक होते संज्ञेय और दूसरे होते हैं असंज्ञेय। असंज्ञेय अपराध। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई व्यक्ति कि अन्वेषण की दृष्टि से अपराध को कितने भागों में बांटा जाता है, तो दो भागों में। कौन कौन से दो भाग होते हैं, एक होता है संज्ञेय और एक होता असंज्ञेय। तो संज्ञेय क्या होता है, संज्ञेय वो अपराध होते हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई की जाना आवश्यक होता है। संज्ञेय कौन से अपराध होते हैं, संज्ञेय वे अपराध होते हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई किया जाना आवश्यक होता है। अब तुरंत कार्रवाई किया जाना आवश्यक है तो परिभाषा पढ़ लेते हैं कि परिभाषा क्या कहती है। देखिए ये कह रहा है, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें, दो बातें, संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला, दोनों की बात कर रहे हैं, संज्ञेय अपराध और संज्ञेय मामला। तो ये कह रहा है संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें
पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो संज्ञेय अपराध कौन से हैं या संज्ञेय मामला कौन सा है जिसमें पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, वारंट के बिना, ये याद रखना है, बिना क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। क्यों कर सकता है वारंट के बगैर गिरफ्तार? भाई इसीलिए कर सकता है कि तुरंत कार्रवाई किए जाना आवश्यक है। अगर भाई साहब इनकी इंतजार करेंगे तो ये तो फरार हो जाएंगे, भाग जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है तुरंत एक्शन लेना जरूरी हुआ, इसीलिए वारंट के बगैर, यहाँ वारंट की आवश्यकता नहीं है उसे, क्योंकि मामला कैसा है, संज्ञेय है। संज्ञेय है इसका मतलब क्या है, तुरंत कार्रवाई की जाना आवश्यक है। अगर वो मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने जाएगा तब तक तो अपराधी फरार हो जाएगा, मामला जो है अन्वेषण का जो उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा, है ना। इसीलिए तुरंत कार्रवाई करने के उद्देश्य से होती है, तुरंत कार्रवाई करने के लिए, तुरंत कार्रवाई जिन मामलों में आवश्यक होती है ऐसे मामले क्या कहलाते हैं, संज्ञेय मामले कहलाते हैं। और इसमें क्या कर सकता है पुलिस अधिकारी, वारंट के बिना, ये पूछा जाता है, पुलिस अधिकारी इसमें क्या कर सकता है, वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। संज्ञेय अपराध कौन से? ऐसे अपराध जिसमें कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद आप असंज्ञेय भी देख सकते हो, इसके संग असंज्ञेय मामले कौन से होते हैं, 2L में दिए गए हैं, 2C में संज्ञेय मामले हैं और 2L में जो है असंज्ञेय मामले दिए गए। कैसे मामले दिए गए? असंज्ञेय मामले। 2L में क्या दिए गए? असंज्ञेय मामले दिए गए। अब असंज्ञेय मामले कौन से होते हैं जो संज्ञेय मामले नहीं होते? देखिए इसमें लिखा है, असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामले से ऐसा मामला विपरीत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। उल्टा है इसका। संज्ञेय मामला कौन सा है? जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और असंज्ञेय मामला कौन सा मामला है? जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। वारंट के बिना, उल्टा है, गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो दोनों में अंतर सिंपल है। संज्ञेय मामला की चूंकि अन्वेषण, चूंकि क्या है, तुरंत कार्रवाई की जाना आवश्यक है, इसीलिए बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन इसमें कोई ऐसी शर्त है नहीं कि तुरंत कार्रवाई की जाए, है ना। हालांकि अपराध से संबंधित है, लेकिन ऐसे अपराध नहीं है कि भैया जिनके ये तुरंत ही गिरफ्तारी होनी आवश्यक हो, है ना। कम, थोड़ा कम गंभीर किस्म के अपराध, अपराध तो है लेकिन गंभीरता उनमें कम है ना। या कैसे अपराध होते हैं कि अपराधी ज्ञात है, कहीं भागने की संभावना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, बगैर वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर ऐसे मामले में उसे गिरफ्तार करना है किसी व्यक्ति को, तो मजिस्ट्रेट से जो सक्षम अधिकारिता वाला है उससे वारंट इशू कराना पड़ेगा। जब वारंट इशू कराएगा तब गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन संज्ञेय मामले में क्या कर सकता है, संज्ञेय मामले में उसे वारंट इशू कराने की जरूरत नहीं, तुरंत क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है और किसी व्यक्ति को वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। तो 2C में संज्ञेय मामला है और 2L में क्या है, असंज्ञेय मामला है। दोनों को एक साथ याद रखना है, 2C और 2L। C में संज्ञेय है, L में असंज्ञेय। ठीक है। अब देखिए इसको बता लें पहले। अब 2D, 2D की परिभाषा जी देखिए। 2D जो परिभाषा है वो आपकी परिवाद की परिभाषा है। परिवाद का अर्थ होता है कंप्लेन। परिवाद क्या है, शिकायत है। परिवाद को क्या कह सकते हैं आप, शिकायत। परिवाद क्या होती है, शिकायत। शिकायत होती किसके बारे में, किसके विरुद्ध शिकायत होती, किसी के भी विरुद्ध हो सकती है। किसी ज्ञात व्यक्ति भी हो सकता है और अज्ञात व्यक्ति भी हो सकता है, दोनों के विरुद्ध हो सकती है। परिवाद जो होता है ज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकता है, जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से जानते हो, या ऐसा कोई अपराध हो जिसको आपको, आपके खिलाफ अपराध तो हुआ लेकिन आपको पता नहीं कौन व्यक्ति करेगा, तो अज्ञात व्यक्ति भी हो सकता है, दोनों व्यक्ति हो सकते हैं। तो परिवाद क्या होती है, शिकायत होती है। किससे की जाती है, मजिस्ट्रेट से की जाती है। परिवाद किससे किया जाता है, शिकायत किससे की जाती है, मजिस्ट्रेट से की जाती है। किससे करेंगे आप शिकायत, मजिस्ट्रेट से करेंगे। किस उद्देश्य से करेंगे, उद्देश्य क्या होता है आपकी, कार्रवाई की जाए। आप कोई शिकायत करते हैं किसी के विरुद्ध, कहीं भी करते हो, इसको छोड़ो, आप कहीं भी शिकायत कंप्लेंट करते हैं, जिस अधिकारी को भी, जिस कर्मचारी को भी आप शिकायत करते हैं,
तो उद्देश्य क्या होता है, ताकि वो उस पर कार्रवाई करे, एक्शन ले, तो यही उद्देश्य यहाँ होता है। ये भी क्या होती है, शिकायत होती है, किसी ज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकती है, अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकती है। किससे की जाती है, मजिस्ट्रेट से की जाती है। क्यों की जाती है, ताकि वह उस पर एक्शन ले, कार्रवाई करे। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा है परिवार से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में, तो ये बहुत भूल गए थे, कैसे हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी। चाहे आप लिख के दे दो, चाहे जाके सीधा सीधा मजिस्ट्रेट के सामने बोल दो, बता दो, है ना। तो दोनों तरीके से हो सकती है। कैसे हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। तो ये कह रहा है परिवार से संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, मैंने कहा ना किसी व्यक्ति ने, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। किसी व्यक्ति ने क्या किया है, अपराध किया है। क्या किया है, अपराध। तो ये एक तरीके से शिकायत है, काय की शिकायत है, अपराध के बारे में, कि आपके खिलाफ कोई अपराध कारित किया गया। तो शिकायत है, काय की शिकायत है, पर्टिकुलर अपराध की शिकायत है, तो उसे परिवाद कह रहे हैं। तो अपराध की शिकायत है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, उसने क्या किया है, आपके विरुद्ध कोई अपराध कारित किया है। तो आप मजिस्ट्रेट से उस उद्देश्य से शिकायत करते हैं कि वो उसके खिलाफ क्या करे, कार्रवाई करे। लेकिन ये इसमें ये कहता है कि इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। परिवाद में ये भी क्वेश्चन आता है, पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है, शामिल नहीं होती। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। परिवाद जो होता है उसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती। जो पुलिस चालान पेश करती है ना, अपनी रिपोर्ट बनाती है, तो वो रिपोर्ट परिवाद नहीं मानी जाती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि पुलिस रिपोर्ट क्या परिवाद में शामिल है या परिवाद में शामिल नहीं होती। तो ये पुलिस रिपोर्ट आपको याद रखना है, परिवाद में शामिल नहीं होती। ये भी क्वेश्चन बनता है, कैसे की जाती है, लिखित की जाती है, मौखिक की जाती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसे व्यक्ति के बारे में किया जाता है, ज्ञात भी हो सकता है, अज्ञात भी हो सकता है। किससे की जाती है, ये भी क्वेश्चन बनता है, मजिस्ट्रेट से की जाती है। तो 3-4 क्वेश्चन ये बनते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें नीचे और है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और बनता है कि ये, पहले नीचे का पढ़ लें फिर बताते हैं। देखिए अब देखिए स्पष्टीकरण देख लीजिए पहले इसका। स्पष्टीकरण कहता है, ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी। वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये कह रहा है कि जब पुलिस अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन किया, किसी मामले का अन्वेषण किया, आपने शिकायत की, पुलिस अधिकारी ने समझा कि ये संज्ञेय मामला है, तो उसने इन्वेस्टिगेशन किया। जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता पड़ा कि वो मामला कैसा, असंज्ञेय है। अगर वो मामला असंज्ञेय है तो पुलिस अधिकारी अपनी जो रिपोर्ट पेश करता है वो रिपोर्ट क्या समझी जाएगी, ये कह रहा है परिवाद समझी जाएगी। फिर उस रिपोर्ट को क्या समझेंगे, परिवाद समझेंगे। और वो पुलिस अधिकारी को क्या समझेंगे, शिकायत करता या परिवादी समझेंगे, परिवादी। तो पुलिस अधिकारी को परिवादी समझा जाएगा। कब समझा जाएगा, जब वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पाता है कि ये मामला तो असंज्ञेय है। अगर वो मामला असंज्ञेय निकलता है तो वो पुलिस जो रिपोर्ट थी उसको न्यायालय कैसे ग्रहण करेगा, जैसे कि वो कोई परिवाद हो। न्यायालय कैसे ग्रहण करेगा उससे, जैसे वो परिवाद हो। और पुलिस अधिकारी को क्या समझेगा, पुलिस अधिकारी को परिवादी समझेगा। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना। कब, जब असंज्ञेय मामला निकलता है तब। ये स्पष्टीकरण कहता है कब, जब असंज्ञेय मामला निकलता है तब। अब एक क्वेश्चन में लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भैया ये संज्ञेय मामलों में लागू होता, परिवाद संज्ञेय मामलों में किया जा सकता है कि असंज्ञेय मामलों में किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं परिवाद दोनों मामलों में किया जा सकता है, चाहे मामला संज्ञेय हो या मामला असंज्ञेय हो, दोनों ही मामलों में किया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा आप इसको। मोस्टली असंज्ञेय मामलों में होता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं कि जो संज्ञेय मामलों में नहीं हो। तो संज्ञेय मामलों में भी हो सकता है और असंज्ञेय मामलों में भी हो सकता है, दोनों ही जगह हो सकता है परिवाद। संज्ञेय मामलों में कई वजह होती है कि पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिख रहे, सब आपने बुरा भाग कर लिए, उसके बाद भी नहीं करे तो आदमी कहाँ जाएगा, न्यायालय में ही जाएगा ना शिकायत करने। तो दोनों ही मामलों में हो सकता है, संज्ञेय मामलों में भी हो सकता है और असंज्ञेय मामलों में भी परिवाद किया जा सकता है। तो ये भी याद रखें, परिवाद कैसे मामलों में होता है, संज्ञेय असंज्ञेय दोनों मामलों में होता है। ठीक है, जब पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता है और अन्वेषण के बाद पाता है कि ये मामला असंज्ञेय है, तो वो मामला क्या समझा जाएगा,
वो मामला परिवाद समझा जाएगा। पुलिस अधिकारी क्या समझा जाएगा? पुलिस अधिकारी परिवादी समझा जाएगा। तो याद रखेंगे परिवाद क्या है? एक तरीके से कंप्लेन है, शिकायत है, और वो भी काय की शिकायत है? अपराध के बारे में शिकायत है। अपराध ज्ञात हो सकता है, अज्ञात हो सकता है, लिखित हो सकती, मौखिक हो सकती, मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। ठीक है, इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती, पुलिस रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं होती, परिवाद में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती। हाँ, अगर पुलिस रिपोर्ट पेश की जाती है और मामला असंज्ञेय बन रहा है, अगर पुलिस अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन किया और पाया गया मामला असंज्ञेय, तो फिर वो पुलिस रिपोर्ट जो है परिवाद में बदल जाती है और पुलिस अधिकारी परिवादी समझा जाता है। लेकिन शर्त क्या है? वो मामला असंज्ञेय हो तब। ठीक है, और परिवाद संज्ञेय असंज्ञेय दोनों मामलों में किया जा सकता है। चलिए, ये आपका परिवाद हो गया। अब देखिए आगे, अब 2T है। ये कोई खास नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये कोई खास नहीं है परिभाषा। 2E है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात कह रहा है, उच्च न्यायालय, HC लिख देते हैं इसमें। ठीक है, HC से काम चल जाएगा। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की परिभाषा दी गई है में 2E है। ये कहता है उच्च न्यायालय में क्या क्या शामिल है। सिंपल सी बात है, पहला कह रहा है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। अगर ये राज्य की बात कह रहा, राज्य है, स्टेट है, तो वहां का जो हाई कोर्ट होता है वो शामिल है इसमें। सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरा कहता है किसी ऐसे संघराज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है वह उच्च न्यायालय। दूसरा कह रहा है अगर कोई संघराज्य क्षेत्र है, अगर कोई संघराज्य क्षेत्र, मान लो संघराज्य क्षेत्र कोई स्पेशल हाई कोर्ट नहीं है, किसी अन्य राज्य का, किसी अन्य हाई कोर्ट, किसी अन्य स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसकी अधिकारता में, मतलब इसका जुरिस्डिक्शन आता है उस राज्य का, संघराज्य क्षेत्र का हाई कोर्ट आता है, तो वो वाला हाई कोर्ट जिसके जुरिस्डिक्शन में वो कौन है? संघराज्य क्षेत्र है, तो वो वाला हाई कोर्ट माना जाएगा उसका हाई कोर्ट। क्या होता है, जैसे कोलकाता वाला जो हाई कोर्ट है वो पांडिचेरी वगैरह वहां तक लागू होता है शायद, तो वो सारे, जैसे कि उदाहरण है कोलकाता, तो कोलकाता का हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है सबसे ज्यादा है, क्योंकि कुछ संघराज्य क्षेत्र भी आते हैं उसके दायरे में, है ना। तो इस तरीके से जो हाई कोर्ट होते हैं, तो मतलब जिसके जुरिस्डिक्शन में जो हाई कोर्ट आते हैं वो हाई कोर्ट कहलाएगा। इस स्टेट का तो होता ही है, अगर संघराज्य क्षेत्र वहां का जो भी हाई कोर्ट किसी अन्य राज्य के जुरिस्डिक्शन में आता है तो वहां का हाई कोर्ट माना जाएगा। तीसरा कहता है किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय, या मान लीजिए कि कोई संघ राज्य क्षेत्र है तो वहां का जो भी दांडिक अपील अधिकारता का उच्चतम न्यायालय, उसको हाईकोर्ट माना जाएगा। अगर अलग से उन पर नहीं किया गया है तो दांडिक अपील मतलब सबसे लास्ट अपील जहां होती है उसको क्या माना जाएगा? उस मामले में, संघ के मामले में क्या माना जाएगा? हाईकोर्ट मान लिया जाएगा कि भैया यही हाईकोर्ट है ना। तो ये हाईकोर्ट की परिभाषा दी गई, तो कोई खास नहीं है ये। राज्य का होता है, ये कोई इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं है, ये तो सिंपल सी परिभाषा है कि इस राज्य का होता है, संघ राज्य क्षेत्र का जहाँ जुरिस्डिक्शन है अदर स्टेट में है अगर कोई, और मान लीजिए कोई संघ राज्य क्षेत्र का कोई संघ राज्य क्षेत्र है और उसका अदर राज्य में कोई हाई कोर्ट है तो वही माना जाएगा। और अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र का कोई दांडिक न्यायालय है जो उसको सर्वोच्च अधिकारता दे रखी है अपील के संबंध में, तो वो जो न्यायालय है वो उसके मामले में हाईकोर्ट समझा जाएगा। ठीक है, तो खास नहीं है ये परिभाषा। भारत की भी कोई खास परिभाषा नहीं है। 2F में भारत की परिभाषा की, ये कोई खास परिभाषा नहीं है। इसमें लिखा है भारत से वे राज्य क्षेत्र अभिपेदित जिन पर इस संहिता का विस्तार है। तो भारत का अर्थ क्या है? संहिता का जहाँ तक विस्तार है वो भारत के अंतर्गत आता है। जहां जहां संहिता का विस्तार है वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। ठीक है, कोई खास परिभाषा इसकी भी नहीं है। अब देखिए जांच की परिभाषा, देखिए तो ये दो परिभाषाएं केवल आप पढ़ सकते हो, कोई खास नहीं है। हाँ, याद रख सकते हो कि हाई कोर्ट कहाँ है इसमें, वो भारत कहाँ है, बस इस तरह। हालांकि पूछने वाली परिभाषाएं नहीं है। हाँ, ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद आता जी, 2G, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जांच, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, दो अभी अब तक अपन ने जो पढ़ी परिभाषा वो इंपॉर्टेंट थी, केवल आपकी उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, ये क्या कहते हैं, भारत को छोड़ दो, इसके अलावा जो ऊपर की परिभाषा पढ़ी वो इंपॉर्टेंट थी, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये वाली जो परिभाषा है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? जांच के बारे में बात करता है। जांच या इंक्वायरी किसे कहते हैं? तो पहली क्वेश्चन तो ये बनता है कि जांच किसके द्वारा की जाती है? जांच किसके द्वारा की जाती है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा? ये याद रखना है, जांच किसके द्वारा की जाती है? मजिस्ट्रेट
या न्यायालय। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है। जांच किसके द्वारा की जाती है? जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है, पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाती। पुलिस अधिकारी द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है। जांच किसके द्वारा की जाती है? जांच तो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है या फिर न्यायालय द्वारा की जाती है। तो ये कह रहा है जांच क्या है? जांच है विचारण से भिन्न। देखिए क्या कह रहा है, जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की। तो जांच क्या है? विचारण से भिन्न, विचारण से भिन्न। तो जांच क्या है? विचारण से भिन्न, मतलब विचारण के पूर्व की अवस्था है जांच। जांच क्या है? विचारण के पूर्व की अवस्था। मतलब एक बार आज जांच होगी, विचारण प्रारंभ हो गया तो फिर वो जांच नहीं रह जाएगी। तो जांच क्या है? विचारण से पूर्व की अवस्था और अन्वेषण के बाद की अवस्था। देखिए जांच को ऐसे समझिए, जांच क्या है? अन्वेषण। अन्वेषण कौन करता है? पुलिस अधिकारी। अन्वेषण होता है पहले, पहले पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता है मामले का। अन्वेषण क्यों करता है? कलेक्शन के लिए, साक्ष्य के कलेक्शन के लिए। तो अन्वेषण करता है पुलिस अधिकारी। अन्वेषण के बाद वो मामला न्यायालय में रखता है, भेजता है, जो भी प्रक्रिया है। उसके बाद न्यायालय क्या करता है? मामले की जांच करता है। क्या करता है? जांच करता है कि भाई ये मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर उसे लगता है कि मामला बनता है तो क्या प्रारंभ होता है? विचारण प्रारंभ होता है फिर। तो ये जो विचार, जो जांच है, वो इन दोनों के बीच की कड़ी है, जो अन्वेषण और विचारण को जोड़ती है आपस में। जांच एक तरीके से आप मान लीजिए जो ब्रिज है, पुल है, काय का पुल है, जो अन्वेषण और विचारण के बीच का पुल है, जिसको जोड़ता है आपस में। पुलिस अधिकारी अन्वेषण करके लाया, अब न्यायालय, अब ऐसा तो है नहीं कि पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण कर लिया सीधा मामला आ जाएगा। न्यायालय भी तो देखेगा कि भैया क्या अन्वेषण करके लाया है, नकली मामला तो नहीं बना लाया, झूठे गवाही तो नहीं दिला लाया। तो वो सारी जांचें करेगा ना। जब पुलिस अधिकारी के जो अन्वेषण हुआ है वो जांच करने के बाद न्यायालय क्या होगा, उससे सक्षम, उससे क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा कि नहीं भैया जांच ठीक की गई है, मामला बनता तो दिख रहा है। जब उसे लगता है कि मामला बनता तो दिख रहा है, तब वो विचारण की अनुमति देगा, तब विचारण प्रारंभ होता है। तो जांच क्या है? अन्वेषण और विचारण के बीच की कड़ी होती है। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जांच क्या होती है, तो जांच क्या होती है? अन्वेषण और विचारण के बीच की कड़ी है, या कह लीजिए कि विचारण से पूर्व की अवस्था है और अन्वेषण के बाद की अवस्था है, या कह लीजिए कि अन्वेषण के बाद की अवस्था है और विचारण के पूर्व की अवस्था है। कौन करता है? स्वाभाविक की सी बात है, मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी या न्यायालय द्वारा की जाएगी। जांच कौन करता है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। तो इसको समझिएगा, ध्यान से याद रखिएगा कि जांच इनके बीच की होती है। एक बार अगर जांच के बाद विचारण प्रारंभ हो जाता है तो फिर वो जांच नहीं रह जाती, वो विचारण में बदल जाता है। अगर न्यायालय संज्ञान ले लेता है मामले का, अगर न्यायालय मामले का क्या ले लेता है? संज्ञान, तो फिर वो जांच नहीं रह जाती, वो क्या हो जाता है? वो विचारण हो जाता है। ठीक है। तो अन्वेषण के बाद जांच की जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है? फिर उसके बाद विचारण किया जाता है। ठीक। वो कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है या फिर न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा की जाती है, न्यायालय द्वारा जांच की जाती है। इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए एच, इसके बाद एच है इन्वेस्टिगेटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये भी पूछी जाती है। टू एच, ये सारी परिभाषाएं जो है इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं आपकी। अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं इसे, अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन कहते हैं नॉर्मली अपन लोग। तो अन्वेषण, अब ये कौन करता है? अन्वेषण कौन करता है? अन्वेषण या तो पुलिस अधिकारी करता है। देखिए दो लोग कर सकते हैं, या तो पुलिस अधिकारी कर सकता है या कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त, बस इतने ही पर्याप्त है। मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति लिख लीजिए। चलिए, तो अन्वेषण कौन कर सकता है? सामान्यतः तो पुलिस करती ही है। अन्वेषण का ही, पुलिस का काम क्या है? अन्वेषण ही तो है, और क्या काम है पुलिस का? पुलिस का बस अन्वेषण ही काम होता है और व्यवस्था बनाए रखना, यही तो काम होता है। सबूत ले आई और व्यवस्था बनाए रखी, दो ही तो काम है उनके। तो ये कह रहा है अन्वेषण कौन करता है? अन्वेषण पुलिस करती है सामान्य, या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा अन्वेषण किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा। अब आप कहोगे कि ऐसी कैसी बात होती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा? क्या होता है, कभी कभी पुलिस मजिस्ट्रेट को लगता है कि भैया पुलिस ठीक से काम नहीं करी, तो किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी को नियुक्त कर सकता है कि भैया आप अन्वेषण करके लाइए। तो वो जब नियुक्त कर सकता है, तो वो जब उसको शक्ति दे सकता है, नियुक्त कर सकता है, तो वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है? अन्वेषण कर सकता है।
तो अन्वेषण कौन करता है? पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा सकता है? अन्वेषण किया जा सकता है। तो देखिए इसको पढ़ने पहले ये कह रहा है अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां हैं जो इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न, ये भी लिख दिया उन्होंने, मजिस्ट्रेट से भिन्न, मतलब मजिस्ट्रेट नहीं करेगा इसमें जांच, ठीक है, मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाए। तो ये कह रहा है दो व्यक्ति कर सकते हैं, एक तो पुलिस अधिकारी कर सकता है लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, ये धारा स्पष्ट लेकिन कह रही है मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। साहब मजिस्ट्रेट से भिन्न मतलब जिसको भी नियुक्त करे वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने नीचे के जो कोई जूनियर है उस मजिस्ट्रेट उसको कह दी कि तुम करो, वो नहीं कर सकता। कोई अन्य अधिकारी कर सकता है जो मजिस्ट्रेट ना हो, है ना, वो कर सकता है लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब किस उद्देश्य से की जाती है ये भी आता है कि साक्ष्य एकत्रित करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या होता है अन्वेषण का? साक्ष्य का कलेक्शन करना है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, याद रखिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य का एकत्रीकरण कहते हैं। जैसे साक्ष्य के लिए किस लिए किया जाता है अन्वेषण? ताकि साक्ष्य, जब साक्ष्य आएगा तब मामले में हेल्प मिलेगी ना, आगे सुनवाई में बगैर साक्ष्य कैसे चलेगा मामला। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? साक्ष्य एकत्रित करना, साक्ष्य एकत्रित, जहां से भी साक्ष्य मिले उसको एकत्रित करना, कलेक्शन करना उसका। अब बात आती है कि भैया पुलिस अधिकारी, चलो मान लिया पुलिस अधिकारी करता है, ये भी मान लिया कि मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करता है, ये तो पता ही है कि भैया साक्ष्य के एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि भैया जब मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं दे रहे पावर, इसमें अन्वेषण के पावर मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? कि भैया मजिस्ट्रेट, जब हम मजिस्ट्रेट आपसे कह सकता है कि जाके आप अन्वेषण कर लो, लेकिन खुद क्यों नहीं कर रहा है? तो कुछ ना कुछ वजह तो होगी क्योंकि मजिस्ट्रेट को रोक रहे हैं इसमें, है ना। वजह सीधी सीधी ये कि मजिस्ट्रेट को ही तो विचारण करना है उसका, मजिस्ट्रेट को क्या करना है? मामले का विचारण करना है। अब वही आदमी अगर अन्वेषण करेगा, वही जांच करेगा और वही विचारण करेगा, तो बताइए क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, अपने हक में ही, जैसी वो रिपोर्ट बना के लाया अपने हक में ही कर लेगा ना फैसला, प्रभावित होगा ना, न्याय नहीं होगा, फिर तो न्याय विफल हो जाएगा ना। एक ही आदमी साहब क्या करे, वही जाके अन्वेषण कर ले, अपने हिसाब से सबूत ले आएगा, अपने हिसाब से जांच कर लेगा और अपने हिसाब से सजा दे देगा, फिर तो, है ना। इसीलिए नहीं, इसीलिए लिखा है कि मजिस्ट्रेट से, क्योंकि विचारण करना है उसे। अगर विचारण नहीं करना होता तो एक बात है, अब मजिस्ट्रेट विचारण करता है, मजिस्ट्रेट ही जांच करता है, वही डिसीजन देगा आपको। जब वही डिसीजन सुनाएगा, वही विचारण करेगा, वही जांच करेगा और वही अन्वेषण कर ले, तो सीधी सीधी बात है कि फिर न्याय का जो उद्देश्य होता है वो क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। न्याय का जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। एक ही आदमी सबूत ले आए और एक ही आदमी उसका जांच कर ले और एक ही आदमी उसका विचारण कर ले, है ना, तो फिर क्या होगा? न्याय का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप ही पेपर बना दो, आप ही क्या करो, परीक्षा दे लो और आप ही विद्यार्थी बन जाओ, आप ही पास हो जाओगे कि नहीं होगी? आपसे पेपर बनाने के लिए कहते हैं कि भैया आप ही बनाओ, विद्यार्थी भी आप ही बन जाओ और उधर जो एग्जामिनेशन वगैरह जो होता है वो भी आप बन जाओ, सब आप काम करो, तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा ना। जब बनाओगे तो यही बात इसमें लागू होती है कि भैया एक ही आदमी नहीं कर सकता, इसीलिए इसको रोका गया कि मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई व्यक्ति कर सकता, मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें आप। न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा, है ना, न्याय का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट ही अन्वेषण करेगा और वही विचारण करेगा तो न्याय का उद्देश्य क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। अब देखिए न्यायिक कार्रवाई की परिभाषा दी रखी है HI, ये क्या लिखा है? न्यायिक कार्रवाई। क्या होती है न्यायिक कार्रवाई? देखिए ये क्या है, सिंपल है ये तो। न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। तो न्यायिक कार्रवाई क्या है? जो साक्ष्य काय पे लिया जा सकता है? शपथ पर। ये लिखा है ना, न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। साक्ष्य कैसे लिया जा सकता है? शपथ पर। कैसे लिया जा सकता है? शपथ पर। या तो लिया जाता है या लिया जा सकता है, दोनों ही बातें। तो बस इतना सब याद रखना है कि न्यायिक कार्रवाई कौन सी कार्रवाई है जहां साक्ष्य वैध रूप से कैसे लिया जाता है? वैध रूप से कैसे लिया जाता है? शपथ पर लिया जाता है, वो न्यायिक कार्रवाई कहलाती है। तो न्यायिक कार्रवाई मतलब मजिस्ट्रेट के समक्ष ही होती है, न्यायालय के समक्ष ही होती है। और उन पर साक्ष्य कैसे लिया जाता है? शपथ के द्वारा लिया जाता है। जब आप न्यायालय के सामने जाते हो ना,
शपथ कथन करके आप क्या करते हो, अपने जो भी चीजें दस्तावेज वगैरह पेश करते हो उनके बारे में कह रहा है। तो ऐसी कार्रवाई क्या कहलाती है, ऐसी कार्रवाई न्यायिक कार्रवाइयां कहलाती है, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष या न्यायालय के समक्ष की जाती हैं और जिन पर साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिए जाते हैं। तो ऐसी कार्रवाइयां क्या कहलाती हैं, ऐसी कार्रवाइयां न्यायिक कार्रवाइयां कहलाती है। जब आप न्यायालय के समक्ष या न्यायाधीश के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष जाते हैं तो साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर देते हैं या दे सकते हैं, तो ऐसी कार्रवाइयां क्या कहलाती हैं, ऐसी कार्रवाइयां न्यायिक कार्रवाइयां कहलाती हैं। सिंपल है ये परिभाषा, कोई खास नहीं इसमें। अब देखिए जे है 2J, लोकल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है। IG, जे काय की परिभाषा है, स्थानीय अधिकार, लोकल जुरिस्डिक्शन, स्थानीय स्थानीय अधिकार। स्थानीय अधिकारता के बारे में कह रहा है, लोकल जुरिस्डिक्शन के बारे में कह रहा है कि लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होता है। देखिए ये कह रहा है किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में, ये न्यायालय मजिस्ट्रेट की ही बात कह रहा है, उन्हीं के जुरिस्डिक्शन की बात कह रहा है, के संबंध में स्थानीय अधिकारता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे स्थान क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। ये तो सिंपल है, राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे वो तो हो ही सकता है। ये क्या कह रहा है, स्थानीय अधिकारता क्या है, तो ये कह रहा है स्थानीय अधिकारता ऐसा क्षेत्र होता है जिसके भीतर कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट, दोनों चीजें होती, न्यायालय या मजिस्ट्रेट क्या करता है, कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं, अपनी या तो सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या उनमें से किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कुल मिला के जहाँ न्यायाधीश रहते हैं, जहाँ न्यायाधीश की पोस्टिंग होती है, उस अधिकारता के बारे में कह रहा है। तो कि लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ये कह रहा है ऐसा कोई क्षेत्र होता है जहाँ कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपनी या तो सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या उनमें से किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है, ऐसा क्षेत्र उसका लोकल जुरिस्डिक्शन कहलाता है। अब इस क्षेत्र में या तो पूरा क्या कह रहा है, पूरा ये लिखा है, ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य भी हो सकता है या उसका कोई भाग भी हो सकता है, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचित करे। अब आपको ये क्या, ये हो सकता है कि अगर राज्य सरकार चाहे कि किसी मजिस्ट्रेट को संपूर्ण राज्य में को शक्ति देना चाहे कि भैया आप अपनी शक्ति का प्रयोग संपूर्ण राज्य में कर सकते हो, तो पूरा जो क्षेत्र होगा, पूरा जो एरिया होगा उसका क्या हो जाएगा, लोकल जुरिस्डिक्शन हो जाएगा उस मजिस्ट्रेट का, उस न्यायालय का, है ना, अगर राज्य सरकार उसको पावर दे तो। या राज्य सरकार कहती कि भैया ये जिला है, या मान लीजिए ये पूरा स्टेट है, इस स्टेट में ये थोड़ा सा जिला है, इसी में आप अपनी शक्ति का प्रयोग करें, तो फिर ये पूरा जो एरिया होगा वो उसका लोकल जुरिस्डिक्शन हो जाए। जैसा राज्य सरकार अगर क्या है, राज्य सरकार के कि नहीं भैया ये वाला न्यायालय है, तो क्या करेगा, पूरे राज्य में ही देखेगा, वहां ये वाले मजिस्ट्रेट को हम तो पूरे राज्य में पावर दे रहे हैं कि भैया आप पूरे जहां जाए जहां चाहे अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जहां वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, उसका लोकल जुरिस्डिक्शन कहलाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जहां नियुक्ति होती है किसी मजिस्ट्रेट की, जिस क्षेत्र में मान लीजिए जिस क्षेत्र में उसकी नियुक्ति होती है, ग्वालियर में नियुक्ति हुई, तो ग्वालियर का जो मजिस्ट्रेट है अपनी अधिकारता का प्रयोग कहाँ करेगा, ग्वालियर में ही तो करेगा, उसके बाहर तो नहीं जा सकता ना। तो जो उसका लोकल एरिया है वो क्या कहलाता है, उसका लोकल जुरिस्डिक्शन कहलाता है। लेकिन मान लो कोई ग्वालियर का जज है, उसको राज्य सरकार ने कहा कि नहीं भाई साहब आप तो और अदर स्टेट भी पूरा मतलब हमारा स्टेट देख सकते हैं या अदर जिला भी देख सकते हैं, तो जहां जहां वो अपनी अधिकारता का प्रयोग करता है वहां वहां वो क्या कहलाएगा, उसका लोकल जुरिस्डिक्शन कहलाता है। ठीक है, जहां कुल मिला के वो अपनी अधिकारता का प्रयोग करता है वो उसका लोकल जुरिस्डिक्शन कहलाता है। ये खास नहीं है, सिंपल है, लेकिन देखिए अब इसके बाद देखिए क्या आता है, स्थानीय अधिकारता हो गई। अब महानगर क्षेत्र के 2K, ये पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाता है कि महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया, धारा 8 के अधीन पूछा जाता है। तो महानगर क्षेत्र कौन है, जो धारा 8 की बात कह रहा है कि धारा, ऐसा क्षेत्र जो धारा 8 के तहत महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है। फिर धारा 8 पढ़ेंगे अपन तब अपने समझ में आएगा कि महानगर क्षेत्र कौन सा है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि 2K कहता है महानगर क्षेत्र, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें ये आएगा कि महानगर क्षेत्र कौन सा है, तो ये भी नहीं आता इसमें क्वेश्चन की धारा 8 के तहत। इसमें धारा 8 से ही क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, महानगर क्षेत्र
कहलाता। तो ये अपन धारा 8 में पढ़ेंगे बाद में, है ना। कौन कौन से क्षेत्र पहले से महानगर क्षेत्र थे वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये महानगर क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों को धारा 8 के तहत क्या माना जाता है, महानगर क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन मोस्टली यही बनता है। ये भी बन सकता है कि ऐसा क्षेत्र जिसको धारा 8 के तहत महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। तो ये तो अपन धारा 8 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये छोड़िए महानगर क्षेत्र, उसके बाद देखिए असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध अपन ने देख ही लिए थे कि असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, ऐसे मामले जो संज्ञेय मामले नहीं होते हैं, या ऐसा अपराध, ऐसा मामला या ऐसा अपराध, ऐसा मामला क्या जो संज्ञेय की श्रेणी में नहीं आता, नहीं सॉरी संज्ञेय नहीं था, असंज्ञेय है, जिसमें पुलिस अधिकारी क्या है वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। अपन ने जो पढ़ा था असंज्ञेय अपराध कैसे अपराध है, ऐसा अपराध श्रेणी में आते हैं। अधिसूचना की परिभाषा कोई खास है नहीं, आप बस ध्यान रखिएगा। 2M कह रहा है अधिसूचना मतलब राजपत्र में जो प्रकाशित की जाती है वो है अधिसूचना। जो राजपत्र में निकालती है सरकार, अधिसूचना निकालती है, वो इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। अब N है 2N, ये देखिए 2N काय की परिभाषा दी गई है, अपराध की परिभाषा दी गई है। 2N में काय की परिभाषा दी है, अपराध की परिभाषा दी गई है। अपराध क्या होते हैं, देखिए अपराध को देख लीजिए क्या कहते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ये कह रहा है अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोक अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी कार्य है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। तो 2 बातें आ गई इसमें कि अपराध कैसा कार्य है जिस जो दंडनीय, अपराध क्या है, ऐसा कोई कार्य, सीधा लिख लीजिए कार्य, अपराध क्या है, कार्य है, ऐसा कार्य जो दंडनीय है, मतलब जिसमें क्या दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है, सजा दी जा सकती है जिसमें किसी व्यक्ति को। अपराध क्या है, ऐसा कार्य है जिसमें किसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है, दंड दी या किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो अपराध कैसा कार्य होता है जिसमें किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है, सिंपल भाषा में सजा दी जा सकती है। ऐसा अपराध क्या, ऐसा कार्य क्या कहलाता है, ऐसा कार्य अपराध कहलाता है। अपराध क्या है, ऐसा कार्य जिसमें किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, अपराध कहलाता है। दूसरा अभी जोड़ा गया है, इसके अंतर्गत ये याद रखना है आपको, पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20, ये 1800 पशु अत्याचार अधिनियम की बात कह रहा है। पशु अत्याचार अधिनियम की अधिनियम 1871 का जो है धारा 20, ये मामलों को भी इसमें जोड़ लिया कि जहां पे आप परिवाद कर सकते हैं, परिवाद कर सकते हैं, ऐसे मामलों को भी इन्होंने क्या माना, अपराध माना। तो ये स्पेशली माना गया है, जोड़ा गया है। तो सामान्यतः अपराध कौन से होते हैं, सामान्यतः अपराध ऐसे कार्य होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है या दंड दिया जा सकता है, ऐसे कार्य क्या कहलाते हैं, अपराध कहलाते हैं। और पशु अत्याचार अधिनियम 1871 के तहत अगर किसी की शिकायत की जा सकती, परिवाद किया जा सकता है, तो ऐसे अपराध भी धारा 20 की बात कह रहा है पर्टिकुलर। तो ऐसे अपराध, ऐसे कार्य भी अपराध की परिभाषा में आते हैं, ठीक है। तो अपराध की परिभाषा सिंपल है, जहां आपको दंड मिल सकता है वो कार्य क्या है, वो कार्य अपराध। इसके बाद 2O, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा। 2N, ये पूछा जाता है कि 2N अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई, CRPC की धारा 2N, ठीक, याद रखना। देखिए उसके बाद आता है 2O। वो में है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी की बात कह रहा है, पुलिस थाने का, थाना का भार साधक अधिकारी की बात कह रहा है। तो कौन होगा पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी, सिंपली सब लोग जानते हैं कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है, लेकिन चूंकि ये इसीलिए जोड़ा गया कि अगर वो नहीं हो तो फिर कौन होगा। मालूम जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होता है, अगर वो अनुपस्थित तो फिर कौन को माना जाएगा पुलिस थाने का भार साधक, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया। परिभाषा हमेशा इसलिए जोड़ी जाती है ताकि वो चीजें जो शंकाएं होती हैं उनको दूर किया जाए, इसीलिए जोड़ी जाती है। नॉर्मली पता है लेकिन शंकाओं को दूर करने के लिए जोड़ी जाती है, इसलिए इसको जोड़ा गया है। देखिए ये कहता है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी के अंतर्गत जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है
जो ऐसे अधिकारी थे पंक्ति से ठीक नीचे का है और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का है। जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई भी पुलिस अधिकारी भी है। ये कह रहा है कि भैया आप तो जानते हैं कि थाने का वारसाधक अधिकारी कौन होता है, टीआई ही होता है, लेकिन मान लो टीआई साहब नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो फिर कौन होगा थाने का वारसाधक? क्योंकि ऐसी शंका होगी ना, अगर ये नहीं देते तो फिर सभी बनते। तो ये कह रहा है उससे नीचे का श्रेणी का, उससे से जैसे टीआई नहीं है तो उससे नीचे जो भी अधिकारी होगा, वरिष्ठ अधिकारी, जो भी वरिष्ठ अधिकारी होगा उसको थाने का वारसाधक अधिकारी माना जाएगा। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि कांस्टेबल की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए। कांस्टेबल की पंक्ति से नीचे का एक नीचे की रैंक बना दी कि इससे नीचे का नहीं हो सकता, कांस्टेबल की पंक्ति से नीचे का नहीं हो सकता। थाने का वारसाधक अधिकारी किस से नीचे का नहीं हो सकता? कांस्टेबल से नीचे का नहीं होगा। जो थाने का वारसाधक अधिकारी उससे नीचे का कोई अधिकारी है, अगर मान लो थाने का वारसाधक बीमार हो गया है, कई अन्य वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो अनुपस्थित हो, छुट्टी पे हो, तो कौन होगा? तो उससे नीचे का जो अधिकारी होगा उसको थाने का वारसाधक अधिकारी माना जाएगा, लेकिन वो पुलिस कांस्टेबल की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। लेकिन एक अपवाद भी है कि जब राज्य सरकार निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई भी पुलिस अधिकारी होता है। तो राज्य सरकार तो कुछ भी कर सकती है भाई साहब, राज्य तो कुछ भी कर सकता है। ये कह रहा है राज्य सरकार अगर निर्देश दे तो कोई भी पुलिस अधिकारी थाने का वारसाधक अधिकारी हो सकता है। तो सिंपल है, ये तो राज्य ने कर दिया तो कोई बात ही नहीं कि राज्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जो भी किसी के सिपाही चाहे, कांस्टेबल को चाहे, उसको भी बना सकता है। राज्य सरकार आदेश पारित कर दे कि नहीं कांस्टेबल को भी समझा जाएगा तो समझा जाएगा, है ना। नियम तो राज्य बनाता है ना, तो नियम राज्य सरकार अगर चाहे तो बना सकती है। वो एक अलग ही बात है कि राज्य सरकार चाहे तो किसी को भी बना सकती है, वो टेकली भी मैटर हो गया। तो पुलिस थाने का वारसाधक अधिकारी कौन हो सकता है? उससे नीचे का रैंक का कोई भी अधिकारी हो सकता है, लेकिन कांस्टेबल से नीचे का नहीं होना चाहिए। हाँ, राज्य सरकार चाहे तो किसी भी पुलिस अधिकारी को क्या कर सकती है, ये याद रखना, छोटी बात जरूर है लेकिन याद रखना। अगर पूछा जाए कि राज्य सरकार थाने के वारसाधक अधिकारी बना नियुक्त कर सकती, कांस्टेबल से नीचे का नहीं, ऐसे लिख दिया तो दिमाग में तो यही गूंजता रहता है ना। किसी भी पुलिस अधिकारी को बना सकती है राज्य सरकार, के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि कांस्टेबल से नीचे का नहीं, ये लिमिट ही राज्य सरकार ने बनाई है। तो ऐसी कोई लिमिट राज्य के लिए नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो किसी भी पुलिस अधिकारी को थाने का वारसाधक या थाना इंचार्ज कह सकते हैं, बना सकती है। ठीक है, कोई कांस्टेबल है तो उसको भी बना सकती है, राज्य की पावर अलग है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। अब देखिए आगे, कुछ परिभाषा है वो और देख लीजिए बस। अब देखिए इसके बाद है परिभाषा पी प्लेस टू पी। जो परिभाषा है वो प्लेस या स्थान की परिभाषा है, कोई खास परिभाषा नहीं है। स्थान के अंतर्गत आप जानते ही सब चीजें, गृह, भवन, तंबू, यान सब आते हैं, और जलयान, तो ये सब आते हैं, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं। हर एक्ट में एक ही परिभाषा होती है स्थान की, वही यहाँ दी गई है कि स्थान के अंतर्गत गृह आते हैं, भवन आते हैं, तंबू आते हैं, यान आते हैं और जलयान आते हैं। तो ठीक है, कोई खास परिभाषा नहीं है, इसीलिए समझने की आवश्यकता। ये सभी एक्टों में लगभग यही परिभाषा होती है। स्थान में आपका घर भी आ सकता है, गृह भी आता है ना। आपका भवन, गृह, एक ही बात, भवन, गृह, यान, तंबू और जलयान भी आता है। ये सब चीजें काय की परिभाषा में आती है, स्थान की परिभाषा में आती है। ठीक है, इसको खत्म। अब देखिए पुलिस रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपका। नहीं, प्लीडर है अभी तो, क्यू रह गया है, क्यू टू क्यू। क्यू में है प्लीडर की परिभाषा दी गई है, प्लीडर। टू क्यू में काय की परिभाषा दी गई? प्लीडर। ये याद रखिए ध्यान से, यदि क्यू दे रहे हैं तो ये ध्यान रखना, पूछेंगे प्लीडर की परिभाषा कहाँ है ना, याद रखिए। टू क्यू ये कहते हैं किसी न्यायालय में किसी कार्रवाई के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से ऐसा न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि व्यवसाय के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी कार्रवाई में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है। तो प्लीडर कौन है? जो विधिक कार्रवाई का संचालन करता है न्यायालय में। कौन व्यक्ति होता है जो विधिक कार्रवाई का संचालन करता है, या कह लीजिए वकील साहब जो होते हैं वही प्लीडर होते हैं, जो न्यायालय में, न्यायालय के समक्ष आपका जो भी विधिक मैटर है, आपका जो भी मैटर है या विधिक कार्रवाई है उसका संचालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति प्लीडर कहलाते हैं। और साथ ही साथ जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा करने के लिए,
तो ऐसे व्यक्ति भी प्लीडर कहलाते हैं। मतलब न्यायालय करते हैं ना, पीपी वगैरह बना देता है, न्यायालय द्वारा बनाए जाते हैं, कोर्ट द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो भी प्लीडर की परिभाषा में आते हैं। जो प्लीडर आते हैं वो तो आते ही हैं जो आपके विधिक कार्रवाई करते हैं या आपकी प्रतिरक्षा करते हैं न्यायालय के समक्ष, वो व्यक्ति तो आते ही हैं, यानी वकील तो आते ही आते हैं। इसके अलावा वो भी वकील आते हैं जिनको न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसी विशेष मामले में नियुक्त करते हैं, तो वो भी प्लीडर की परिभाषा में आते हैं। तो कोई खास नहीं है परिभाषा हालांकि। तो बस इतना याद रखना कि जो मामले का संचालन करते हैं न्यायालय के समक्ष, विधिक कार्रवाइयों का संचालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? प्लीडर कहलाते हैं। इनके अलावा न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी क्या होते हैं? प्लीडर कहलाते हैं। न्यायालय भी किस लिए नियुक्त करता है व्यक्तियों को? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो अपना वकील नहीं रख सकता, तो न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। तो न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वो व्यक्ति जब अन्य व्यक्ति का जो मामला रखता है, वो व्यक्ति भी क्या कहलाता है? वो व्यक्ति भी प्लीडर कहलाता है। पुलिस रिपोर्ट देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 2R कैपिटल लिख लीजिए, 2R। 2R कहता है पुलिस रिपोर्ट से क्या अर्थ है? ये कहता है पुलिस रिपोर्ट द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई कोई रिपोर्ट। अभी ये याद करना है, तो जैसा कि तैसा याद करना है। तो पुलिस रिपोर्ट क्या है ये याद रखना है। धारा कौन सी है? 173, ये याद रखना। 173 कौन सा क्लॉज? 2। किसको भेजी गई रिपोर्ट? मजिस्ट्रेट। किसके द्वारा भेजी गई? पुलिस द्वारा। तो याद रखें। क्या लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं इसमें? ये मैंने क्यों कहा याद करने की, इसीलिए क्या लोग इसमें याद न किया से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ऑप्शन ऐसा दे दिया, एक ऑप्शन ऐसा दे दिया, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। तो आप इस तरीके से इसलिए याद रखना है। 173 याद रखना, 173 2 के। ठीक है, ये परीक्षा में कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, पढ़ने के बाद भी होते हैं, इसलिए ध्यान में रखना 173 2 की बात। ठीक है, तो पुलिस रिपोर्ट क्या है? जो धारा 173 2 के अधीन पुलिस, किसी पुलिस अधिकारी, ऐसी कोई रिपोर्ट जो पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 2 के अधीन मजिस्ट्रेट से की जाती है, तो ऐसी रिपोर्ट क्या कहलाती है? ऐसी रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। क्या कहता है? पुलिस अधिकारी क्या करता है? सबसे पहले अन्वेषण करता है, बताया ना आपको। अन्वेषण करता है, फिर अन्वेषण जब करता है वो, तो अन्वेषण के बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट में क्या लिखेगा? उस रिपोर्ट में वही अन्वेषण के बारे में बात लिखता है कि वो कहाँ गया, कैसे गया, उसने किससे, जो भी सबूत उसके पास आते हैं ना, साक्ष्य वगैरह आते हैं, उनके बारे में, सबके बारे में लिखता है और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। और रिपोर्ट के आधार भी तैयार करता है कि किन आधारों पर उसने वो रिपोर्ट तैयार की है। फिर वो रिपोर्ट जो है न्यायालय में पेश करता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करता है। तो ऐसी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। जब अन्वेषण हो जाता है, अन्वेषण समाप्त हो जाता है, तो अन्वेषण समाप्त होने के बाद, अब अन्वेषण समाप्त हो जाएगा तो उसको घर पे तो रख के बैठेगा नहीं, तो एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगी ना उससे कि क्या अन्वेषण में क्या हाथ लगा, उसके कैसे हाथ लगा, क्या क्या आधार है, वो सारी चीजें लिखता है। वो अपने क्षेत्र में पढ़ेंगे। तो अन्वेषण के बाद जो रिपोर्ट तैयार करता है पुलिस अधिकारी, वो अन्वेषण रिपोर्ट कहलाती है ना। तो 173 2 के तहत जो रिपोर्ट पेश की जाती है, वो रिपोर्ट क्या कहलाती है? अन्वेषण रिपोर्ट कहलाती है। जब पुलिस अधिकारी अन्वेषण कर देता है, या पुलिस रिपोर्ट कह लीजिए, अन्वेषण रिपोर्ट भी कहते हैं, चालान भी कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए इसको। पुलिस रिपोर्ट, अन्वेषण रिपोर्ट भी कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, चालान भी कहते हैं, सब कहते हैं, ये तीनों शब्द कहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नाम से आ सकता है, वो एक ही बात है ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया क्या पुलिस रिपोर्ट, अन्वेषण, चालान अलग अलग नहीं है, ये कई। जब पुलिस अधिकारी अन्वेषण कर लेता है, तो अन्वेषण करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार करता है, वो पुलिस रिपोर्ट कहलाती। धारा 173 2 के तहत किसको पेश की जाती? मजिस्ट्रेट को पेश की जाती। फिर मजिस्ट्रेट जांच करता है उसकी रिपोर्ट की जांच करेगा। अगर मामला बनेगा तो फिर उसका क्या होगा? विचारणा होगा। ठीक है, अब पुलिस थाना की परिभाषा दी गई है स्टेशन की, 2S। यह स्टेशन याद रखिए, इससे आपको भूलोगी नहीं, हालांकि कोई खास नहीं है ये परिभाषा, बस ये याद रख सकते हो। तो पुलिस थाना क्या है? ये लिखा है पुलिस, ये कोई खास परिभाषा नहीं है, पढ़ लीजिए बस। ये कह रहा है पुलिस थाने से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेषतः पुलिस थाना घोषित किया गया हो, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई भी स्थानीय क्षेत्र भी है। तो सिंपल सी बात है, पुलिस थाना कौन सा स्थान है? जो राज्य सरकार ने घोषित किया हुआ हो। किसी भी स्थान में किसी राज्य सरकार ने किसी क्षेत्र को क्या बना सकती है? पुलिस थाना बना सकती, कोई पुलिस चौकी वगैरह
वो भी इसमें शामिल है। तो कोई भी स्थान जिसको राज्य सरकार ने क्या किया हो, पुलिस थाना घोषित किया हो, वो ऐसा स्थान पुलिस थाना कहलाता है। ठीक है, कौन करता है पुलिस थाने की घोषणा? राज्य करता है ना। सिंपल है, ये खास नहीं। भेद आप जानते ही है, टी में दिया है भेद। भेद आप जानते हैं इस संहिता द्वारा बनाए गए नहीं। भेद का अर्थ क्या होता है? संहिता द्वारा बनाए गए नहीं। संहिता कौन सी? सीआरपी। तो संहिता द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं वो भेद कहलाते हैं, तो भेद की पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बाद इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपकी यू, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक। टू यू, ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा यही वाली देना है अभी, तो टू यू याद रखना, पूछा जाता है। लोक अभियोजक क्या है? इसमें लिखा है लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अभियोजन के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। तो सिंपल सी बात है, लोक अभियोजक कौन सा व्यक्ति? धारा 24 में है। धारा 24 के अधीन जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? लोक अभियोजक कहलाता है। लोक अभियोजक। और साथ ही इसके निर्देशों के अधीन या इसके निर्देशों के, किसके निर्देशों के अधीन? लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन जो व्यक्ति कार्य करता है वो व्यक्ति भी क्या माना जाएगा? लोक अभियोजक माना जाएगा। दोनों ही है, धारा 24 के अधीन नियुक्त किया गया हो या किसी व्यक्ति को, या फिर इसके निर्देशों के अधीन जो व्यक्ति काम करता है, ये आदेश देता है कोई दूसरा व्यक्ति काम करता है, तो वो व्यक्ति भी क्या माना जाएगा? वो व्यक्ति भी लोक अभियोजक माना जाएगा। ये 24 में पढ़ेंगे, है ना। 2U में लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। ये कहता है कि धारा 24 के अधीन उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब देखिए उपखंड, इसकी भी कोई खास परिभाषा नहीं है, बी में दी गई है। उपखंड का अर्थ क्या होता है? जो एक देखिए जिला होता है, जिले का एक उपभाग होता है, उसको उपखंड कहते हैं। यही बात इसमें बताई गई है। ये कह रहा है उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। उपखंड जिले का उपखंड अभिप्रेत, जैसे आपका ग्वालियर जिला है, ग्वालियर है ना, ग्वालियर तो जिला हो गया, ग्वालियर तो जिला होगा। डबरा क्या है? डबरा क्या है? इसका उपखंड है, हिस्सा। उपखंड मतलब जिले का हिस्सा, खंड मतलब हिस्सा। तो उपखंड क्या होता है? उस जिले का हिस्सा, टुकड़ा। डबरा क्या है? उसका टुकड़ा है। काय का है? ग्वालियर का है। ग्वालियर में ही तो आता है, लेकिन उसका भाग पूरा भाग नहीं है, कैसा? आधा भाग है, तो उसको उपखंड कहते हैं। तो ये कह रहा है उपखंड का अर्थ क्या है? जो जिले का जो भाग होता है वो उपखंड कहलाता है। ग्वालियर जिला हो गया, उसका हिस्सा क्या हो गया? डबरा हो गया, तो ये क्या है? ये उपखंड है। ठीक है, ये उदाहरण है। तो उपखंड क्या होता है? जिले का एक हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा होता है एक जिले का, उसको उपखंड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद समन मामला, ये इंपॉर्टेंट है। 2W, ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट। ये कह रहा समन मामला क्या है? दो चीजें हैं इसमें अपन को पढ़ना है, 2W, इसके बाद आप है 2X, दोनों एक साथ पढ़िएगा, 2W और 2X। X में क्या है? वारंट मामले। तो इसमें कौन से मामले? समन मामले। समन मामला लिख लो। और ये कौन सा मामला है? वारंट मामला। दो तरीके के मामले होते हैं, एक होता है समन मामला और एक होता है वारंट मामला। देखिए अपन ने पढ़ा कि विचारण की दृष्टि से मामलों को दो, सॉरी, अन्वेषण के दृष्टि से मामलों को दो भागों में बांटा गया था, संघीय और असंघीय। अन्वेषण की दृष्टि से कैसे मामलों को बांटा गया था? दो भागों में, एक थे संघीय और दूसरा था असंघीय। ये काय की दृष्टि से बांटा गया था? अन्वेषण की दृष्टि से। ठीक, इसी प्रकार विचारण की दृष्टि से भी मामलों को दो भागों में बांटा जाता है। विचारण की दृष्टि से भी मामलों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। एक होता है समन मामला, दूसरा होता है वारंट मामला। तो ये दो भागों में बांटा जाता है। किस उद्देश्य से बांटा जाता है? विचारण के उद्देश्य। और ये किस उद्देश्य से बांटा जाता है? ये अन्वेषण के उद्देश्य। ये न्यायालय के लिए बांटा गया है कि भैया विचारण समन मामला है तो न्यायालय कैसे सुनवाई करेगा किसी मामले की, और अगर कोई मामला वारंट मामला है तो उसकी कैसे सुनवाई करेगा, है ना। तो इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। समन मामले कैसे होते हैं? थोड़े कम गंभीर होते हैं, जैसे यहाँ जो कम गंभीर, अधिक गंभीर थे, ये कम गंभीर थे। ऐसे ये मामले कैसे हैं? ये कम गंभीर किस्म के मामले, ये अधिक गंभीर किस्म के मामले। तो यहाँ न्यायालय विचारण की कुछ और प्रक्रिया अपना सकता है, यहाँ विचारण की दूसरी प्रक्रिया अपना सकता है। वारंट मामले की विचारण की प्रक्रिया अलग होती है, समन मामले की विचारण की प्रक्रिया अलग होती है, क्योंकि ये थोड़ा हल्के मामले हैं और ये थोड़ा गंभीर मामले है ना। तो विचारण की दृष्टि से भी मामलों को दो भागों में बांटा गया, समन और वारंट।
समन मामले 2W में है और वारंट मामले 2X में परिभाषित किए गए हैं। देखिए पहले समन पढ़ देते हैं। ये कह रहा है समन मामले से ऐसा मामला विपरीत है जो किसी अपराध से संबंधित हो जो वारंट मामला नहीं, उल्टा परिभाषा है ये वारंट मामले। तो समन मामला क्या है? ये कह रहा है कि समन मामला ऐसा मामला है जो किसी अपराध से संबंधित है। अपराध तो है ही, अपराध की बात हो रही है, तो किसी अपराध से संबंधित और जो वारंट मामला नहीं है। कैसा मामला नहीं है? वारंट मामला नहीं है। अब भैया पहले तो वारंटी मामला पढ़ना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा। इधर तो केवल इतना कह दे कि अपराध से संबंधित और वारंट मामला नहीं है। कुल मिला के सीधा सीधा ये है कि जो मामला वारंट मामला नहीं वो समन मामला है, ये कह दिया। लेकिन भैया वारंट मामला कौन सा है? तब तो हम कहेंगे समन मामला है। तो पहले वारंट मामला देख लीजिए। ये कहता है वारंट मामले से ऐसा मामला विपरीत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। इसको मिटा लें। तो वारंट मामला कौन सा मामला है? ऐसा मामला जो कायद से दंडनीय नहीं, मृत्यु, ये याद रखना पूरा सेंटेंस पूछा जाता है। मृत्यु, उसके बाद कहां कहां थे अपन? मृत्यु, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या लगा है, या 2 वर्ष से अधिक की अवधि। दो, इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 वर्ष से अधिक की अवधि की अवधि से क्या है? दंडनीय अपराध। तो वारंट मामले कौन से हैं? जिनमें 2 वर्ष से अधिक, ये तो उन्होंने लिखा है कि ये, लेकिन हालांकि पूरा सेंटेंस याद रखना, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध जो होते हैं वो कौन से अपराध कहलाते हैं? वो वारंट मामले कहलाते हैं। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि जिन अपराधों में 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है, 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है, वो अपराध कैसे होते हैं? वो अपराध वारंट मामले होते हैं। यानी कि इसका उल्टा क्या है? वो अपराध कैसे कहलाते हैं? वो अपराध, सॉरी यहाँ लगा के एक ही बात, तो वारंट मामले कहलाते हैं। वो अपराध क्या कहलाते हैं? वो अपराध वारंट मामले कहलाते हैं। कौन से अपराध? जिनमें 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है। और ये कह रहा है समन मामले, समन मामले वो मामले जो वारंट मामले नहीं। इसका मतलब क्या? दो बातें बन गई। एक तो ये बन गया कि वारंट मामला नहीं है, वो मामला समन हो गया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं ऐसा अपराध जिसमें 2 वर्ष से कम की सजा होती है। ऐसे अपराध जिनमें कितनी? 2 वर्ष से कम की सजा होती है। ऐसे अपराध समन मामले हैं जिनमें 2 वर्ष से कम की सजा होती है। और ऐसे अपराध जिनमें 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है वो क्या कहलाते हैं? वो अपराध वारंट मामले कहलाते हैं। और ऐसे अपराध जिनमें 2 वर्ष से कम की सजा होती है वो अपराध क्या कहलाते हैं? वो अपराध वारंट मामले कहलाते हैं। तो इनको आपको ध्यान से याद रखना है कि समन मामले कौन से हैं और वारंट मामले कौन से होते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है। पूरा की पूरा सेंटेंस जो है आपको याद रखना है। एक चीज और देखनी थी इसमें, देखिए चलिए ठीक है, इसमें और कोई नहीं है। तो याद रखना है आपको समन मामले कौन से मामले, जो मामले वारंट मामले नहीं है। और वारंट मामले कौन से हैं? जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय होते हैं। या कह लीजिए कि जिनमें 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है, ऐसे अपराध वारंट मामले कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या देखना था आपने? समन मामला, पीड़ित की परिभाषा और जुड़ी हुई है। इसके बाद पहले एक देख लीजिए, फिर पीड़ित को लास्ट में देखते हैं। एक लास्ट जो परिभाषा है इसकी, लास्ट जो परिभाषा है वाई, वो ये कहता है वाई टू वाई। इसको देख लीजिए पहले। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि उन पदों का जो परिभाषित नहीं है, ये कह रहा है उन शब्दों और पदों के लिए जो इसमें प्रयुक्त हुए परिभाषित नहीं, किंतु भारतीय दंड संहिता 1860 में परिभाषित वही अर्थ। तो कभी कभी क्या होता है कि संहिता में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो परिभाषित नहीं किए गए, मतलब इसमें परिभाषित नहीं है। शब्द तो आए हैं लेकिन इस सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किए गए। तो कह रहा है उनका अर्थ कैसे लगाया? अगर वो आईपीसी में परिभाषित है ये कह रहा है, तो उनका अर्थ आईपीसी के अनुसार ही लगाया जाएगा। सिंपल सी बात कह रहा है कि ऐसे कई शब्द आ जाते हैं कि जो सीआरपीसी में परिभाषित तो नहीं है, लेकिन अगर वो आईपीसी में परिभाषित है तो फिर उनका अर्थ आईपीसी के अनुसार ही लगाया जाएगा। मतलब जैसा आईपीसी में परिभाषा दी है, आईपीसी की जो परिभाषा है वो यहाँ भी लागू होगी। सिंपल सी बात। अब देखिए पीड़ित की परिभाषा और देख लीजिए, ये नई जुड़ी है। ये है WA, 2WA। ये याद रखना, ये पूछी जाती। पीड़ित, पीड़ित की परिभाषा कहाँ जुड़ी है?
इतना ही पूछते हैं कि पीड़ित की परिभाषा कहाँ है, यही पूछ लेते हैं पीड़ित कहाँ परिभाषित किया गया। तो पीड़ित मतलब जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध किया गया। पीड़ित कौन होगा? जिसके खिलाफ कोई अपराध किया जाता है, ऐसा ही व्यक्ति पीड़ित कहलाता है। तो ये कह रहा है पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी ऐसे कार्य या लोभ के कारण कारित किसी हानि या क्षति से पीड़ित, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है तथा पद पीड़ित में सम्मिलित है उसकी या उसका संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी। तो सिंपल सी बात कह रहा है कि पीड़ित कौन व्यक्ति होता है? ऐसा व्यक्ति जिसको कोई क्षति हुई है या जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है। पीड़ित कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? पीड़ित कहलाता है। और किसी अन्य व्यक्ति का उस मामले में क्या किया जाता है? उसको आरोपित किया जाता है। मतलब एक अपराधी होता है, एक ने आप दो पार्टी होती है ना, तो एक में आरोपी होता है जिसका आरोपित किया जाता है, मतलब जो आरोपी है उसको आरोपित किया गया, ऐसा व्यक्ति होता है। तो पीड़ित कौन होता है? जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, ऐसा व्यक्ति पीड़ित कहलाता है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि इसमें संरक्षक और उसका विधिक प्रतिनिधि भी शामिल है। पीड़ित में कौन कौन शामिल है? संरक्षक शामिल है उसका, और विधिक प्रतिनिधि ये भी याद रखना है, ये भी उसमें शामिल है। पीड़ित में कौन कौन आता है? पीड़ित आता है, संरक्षक आता है, उसका विधिक प्रतिनिधि, तीनों के तीनों आते हैं। तो पीड़ित कौन होता है? पीड़ित जो है ऐसा व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ इस संहिता के अधीन कोई अपराध पारित किया जाता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? ऐसा व्यक्ति पीड़ित कहलाता है। इसमें संरक्षक और विधिक प्रतिनिधि भी शामिल। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पीड़ित में कौन कौन शामिल होते हैं? संरक्षक शामिल होता है, विधिक प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। और पीड़ित कौन होता है? जिसके खिलाफ कोई अपराध किया जाता है। सिंपल सी बात है। पीड़ित होता है कहाँ परिभाषित किया है? 2WA में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये आपका परिभाषा क्लॉज खंड हो गया। बाकी का जो है अपना जो बचा है वो अपन कल देखेंगे।